तो आगे बढ़ते हैं। हम जानेंगे आज उपचयन अपचयन अभिक्रिया क्या है और रेडॉक्स अभिक्रिया। खास करके बोर्ड के एग्जाम में 10वीं कक्षा के बोर्ड के एग्जाम में रेडॉक्स अभिक्रिया उपचयन अपचयन अभिक्रिया पूछा ही जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग कुछ समीकरण ले लेकर के फिर पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले एक छोटा सा क्रियाकलाप करेंगे, ठीक है ना। क्रियाकलाप करने के लिए एक स्पिरिट लैंप यानी कि बर्नर, ठीक है, बर्नर की आवश्यकता है, ठीक है। आप इसको अनुमान लगाइए क्योंकि ये तो वास्तविक में नहीं हो रहा है, ये काल्पनिक है, ठीक है ना। तो आप ये समझ सकते हैं कि एक जाली है, जाली के नीचे बर्नर है, बर्नर के ऊपर में एक वाच ग्लास बोलते हैं, केमिस्ट्री की भाषा में वाच ग्लास बोला जाता है, ठीक है ना, लेकिन है ये कटोरा की तरह। इसके ऊपर में CuO, ठीक है, सॉरी Cu डाला जाता है, ठीक है ना। Cu का हम लोग क्या करते हैं, Cu का कॉपर का जो चूर्ण है इसको यहाँ डाला जाता है। चूर्ण माने पाउडर, ठीक है। कॉपर का चूर्ण यहाँ पर डाला गया और इसको गर्म किया गया। गर्म करने से ये क्या होगा, ये ऐसा अभिक्रिया होगा, ठीक है ना। कॉपर के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया के बाद ये कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। इसको समतुल्य जब करेंगे तो ऑक्सीजन को 2 करना है, ठीक है, 2 हो गया। Cu को भी 2 करना है क्योंकि ये 2 हो गया, ये, ठीक है। अब देखिए, कॉपर के साथ जब ऑक्सीजन की अभिक्रिया हुई यानी कि इसको तापन किया गया तो कॉपर ऑक्साइड का निर्माण हुआ, ठीक है ना। कॉपर ऑक्साइड का निर्माण हुआ यानी अभिकारक में, ये अभिकारक है, ठीक है, इस अभिकारक में ऑक्सीजन का योग हुआ, ठीक है ना। अब देखिए, इसी को यानी कॉपर ऑक्साइड, ये होता क्या है, ये कॉपर ऑक्साइड, जब ये कॉपर है ये अमूमन लाल रंग का होता है, ठीक ना। जब इसको जलाना आरंभ करते हैं तो ये काला पड़ जाता है। ऊपर जो है इसके ऊपर सतह पर काले रंग का ये रंग होना आरंभ हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉपर ऑक्साइड हो जाता है, बन जाता है। अब इसी काले रंग के कॉपर ऑक्साइड में अगर हम लोग हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, ठीक है ना, इससे गुजारा जाता है तो क्या होता है, ये था कॉपर यानी कि तांबा, ठीक है ना, और ये तांबा ऑक्साइड, ये भी कॉपर ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है ना, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड को जब हम लोग हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करते हैं, इससे ये तो ऐसे भूरा होता है लेकिन ये काला हो जाता है, काला हो जाता है। ये ऑक्सीजन के संपर्क में आने से ये काला हो जाता है। यही काला कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो ये पुनः भूरा हो जाता है, जिसका पहले का रंग जो है वो भूरा रंग का Cu और H2O जल प्राप्त होता है, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ, इस समीकरण में यानी कि कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित होने पर ये कॉपर में टूट जाता है और ये ऑक्सीजन यहाँ चला जाता है और जल बनाता है, ठीक है ना। तो इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का वियोग हुआ और इस ऊपर वाले समीकरण 1 में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, यानी कि ऑक्सीजन का जो एडिशन हुआ, योग हुआ, उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। रासायनिक की भाषा में हम लोग उसे उपचयन की अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के साथ यदि ऑक्सीजन का योग हो तो हम उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, और हाइड्रोजन का वियोग हो, ठीक है ना। लेकिन ऐसी रासायनिक अभिक्रिया भी है जिसमें अभिकारकों से ऑक्सीजन वियोग होता है तो हम इसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दूसरा समीकरण ये है कि ये कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन जो है वियोग होकर इस अभिकारक में जुड़ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया में ये ऑक्सीजन का वियोग होना अपचयन अभिक्रिया, ठीक ना।
अपचयन और ऑक्सीजन का ऐड होना, ठीक है ना, यहाँ ऑक्सीजन का ऐड हो गया है तो ये उपचयन हो गया। हम इसे लिख देंगे, ठीक है ना, इसको लिखेंगे तो हमें और समझ में आएगा। अब देखते हैं कि रेडॉक्स क्या है, ठीक है ना। उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया, इसको हम लोग परिभाषित कैसे करते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अभिकारकों में ऑक्सीजन का योग होता है, यानी कि ऑक्सीजन का एडिशन होता है, ठीक है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो कॉपर को अगर जलाया जाए बर्नर की सहायता से, यहाँ जाली के ऊपर वाच ग्लास के ऊपर में कॉपर के चूर्ण को रखा गया है और इसे गर्म किया गया है, तो इससे होता है क्या है कि भूरे रंग का जो कॉपर है वो काला होना प्रारंभ हो जाता है। यानी कि काला रंग होने का मतलब ये हुआ कि ये कॉपर ऑक्साइड में बदल रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड में बदल जाना, ठीक है ना, ये कोबरा से काला हो जाता है। इसमें अगर हाइड्रोजन गैस को प्रभावित करते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस को प्रभावित करने से ये कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन जो ये निकल जाता है और हाइड्रोजन के साथ मिलकर जल का निर्माण करता है और ये कॉपर को छोड़ देता है। यानी कि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का वियोग हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये उपचयन अभिक्रिया है, ठीक है। उपचयन अभिक्रिया को अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं और अपचयन अभिक्रिया को रिडक्शन रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। अभी हम लोगों ने रासायनिक समीकरण के साथ ये इस दोनों अभिक्रिया को समझा, लेकिन एक अन्य कई ऐसे रासायनिक उदाहरण है, रासायनिक अभिक्रियाओं का उदाहरण है जिसमें दोनों अभिक्रिया साथ साथ होता है, यानी कि उपचयन अभिक्रिया यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन यानी कि अपचयन अभिक्रिया, ये दोनों साथ साथ चलता है, तो इसे हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। हम लोग आगे उदाहरण के साथ हम जब जानेंगे, रासायनिक समीकरणों को लिखते हुए देखेंगे और ग्राफिकली जब समझेंगे तो हमें रेडॉक्स अभिक्रिया पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम जानेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन और अपचयन अर्थात रिडक्शन रिएक्शन, ये दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ चलती हैं, जो दो उदाहरण के साथ हम इसे स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड जो यहाँ पर बना था, कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित किया जाता है और ताप दिया जाता है, तो ये कॉपर में बदल जाता है ना। यहाँ से देखो कि इस अभिकारक से ऑक्सीजन का वियोग हुआ, ठीक है ना, ऑक्सीजन का क्या होता है, वियोग होता है, ऑक्सीजन का इसमें वियोग होता है, ठीक है ना, और इस अभिक्रिया में आप ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन से जल का निर्माण हुआ यानी ऑक्सीजन इसमें ऐड हुआ और कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का वियोग हुआ, अर्थात ये जिसमें योग हुआ यानी कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का योग हुआ तो ये उपचयन अभिक्रिया हुआ, ठीक है ना, और ये अपचयन अभिक्रिया हुआ, अपचयन या अपचयन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों अभिक्रिया जो है साथ साथ चल रहा है, ठीक है। और एक उदाहरण लेते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ अभिक्रिया कराने से जिंक अलग, ऑक्सीजन इससे अलग होकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, ठीक है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है और यहाँ जिंक बनता है। जिंक ऑक्साइड और कार्बन के साथ अभिक्रिया, ठीक है। जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग हो जाता है जिससे अपचयन की अभिक्रिया होती है और कार्बन में ऑक्सीजन का ऐड होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है, तो ये उपचयन हुआ। उपचयन यानी ऑक्सीजन का एडिशन और अपचयन का मतलब कि ऑक्सीजन का रिड्यूस होना, ठीक है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि इन दोनों उदाहरणों में जो रासायनिक समीकरण दिया गया है केमिकल इक्वेशन के आधार पर, ये हम पता लगा सकते हैं कि जो ये दोनों प्रकार के उदाहरण में ये पता चलता है कि दोनों में ही
उपचयन और अपचयन की प्रक्रिया जो है, अभिक्रिया जो है साथ साथ चल रही है, ठीक है। तो इसको ऐसे ही उदाहरण को हम लेके समझ सकते हैं और इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है ना। तो ये थे रेडॉक्स अभिक्रिया, उपचयन, अपचयन, हम अच्छी तरह से समझ गए। बार बार वीडियो को देखिए, ठीक है ना। और जेक बोर्ड में, आने वाले जेक बोर्ड में हो सकता है ये पूछे, ठीक है ना, लेकिन जानना तो जरूरी है। विकृत गंधिता, गंधिता क्या है, ठीक है, विकृत गंधिता क्या है, ठीक है। देखिए, आप लोग अपने आसपास अपने घरों में लोहे, चांदी, तांबे की वस्तुओं को देखा होगा, ठीक है ना। तो खास करके लोहा हमारे घरों में या आसपास के जगहों में हम लोगों ने देखा है, क्या देखा है कि वे धीरे धीरे लोहे खास करके उनमें भूरे रंग का एक परत आ जाता है। कब आता है? जब आर्द्रयुक्त यानी कि जिसमें नमी हो, ठीक है ना, पानी के संपर्क हो, या फिर खुली हवा में जब हम छोड़ देते हैं तब ऐसी स्थिति देखने को मिलता है, जिससे भूरे रंग का जो परत चढ़ जाता है उसे हम जंग लगना कहते हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार क्या आप जानते हैं कि अन्य धातु जैसे चांदी, तांबे, इनमें भी इस प्रकार के जो परत चढ़ जाते हैं उसे हम लोग जिस प्रकार लोहे में जंग लगना, ठीक है ना, चांदी भी काला हो जाता है, ठीक है ना। चांदी का रंग जब आर्द्र माने वायु के साथ संपर्क में, हवा के साथ संपर्क में रख दिया जाता है तो वो क्या होता है, वो काले रंग का परत उसमें चढ़ना आरंभ हो जाता है, जिसमें हम लोग सोनार को गाली देते बोलते हैं कि कैसा चांदी दिया जो काला पड़ रहा है, क्योंकि हवा के साथ संपर्क में जब आता है तो वो चांदी काला होना लाजमी है, ये रासायनिक प्रक्रिया के तहत होता है, ठीक है। इसका जो चमक होता है धीरे धीरे हरे रंग में बदलना आरंभ हो जाता है, ठीक है। जैसे लोहा भूरा रंग में, चांदी काले रंग में और तांबा हरा रंग में, ठीक है ना। उस हरे रंग के ऊपर जो परत चढ़ती है उसको तुतिया बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है। लोहे में जो उसे जंग करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि सभी प्राय धातुओं में इस प्रकार जो है ऊपर एक परत चढ़ना आरंभ हो जाता है, जिसमें वो लोहे का हो या तांबे का हो या चांदी का हो, उसके क्षय होना आरंभ हो जाता है, ठीक है ना। क्षय का मतलब धीरे धीरे घिसना आरंभ हो जाता है। जैसे आप देखे होंगे कि आपके अगल बगल कोई कार का यदि गैरेज हो, मोटरसाइकिल का गैरेज हो, तो वहाँ रखा हुआ सड़ जाता है, ठीक है ना। रखा हुआ जो मोटरसाइकिल है लोहे का अगर है तो वो धीरे धीरे भूरा रंग का होना आरंभ हो जाता है, धीरे धीरे इससे क्षति होना आरंभ हो जाता है, क्षय होना आरंभ हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं संक्षारण, ठीक है। इसको हम लोग लिख लेंगे। और दूसरा एक है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या है कि वसायुक्त या तेलीय पदार्थ, वसायुक्त का मतलब होता है जिसमें वसा हो, ठीक है ना, वसा हो, तेल की मात्रा हो जिसमें, ठीक है। ऐसे पदार्थ, ये खाद्य पदार्थ में भी ऐसे हम लोग देखते हैं जो तेल से बना हुआ होता है या वसा युक्त होता है, ठीक है ना, वो हवा के संपर्क में जब आता है तो वो उसके गंध में और स्वाद में परिवर्तन होना आरंभ हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उस खाद्य पदार्थ के साथ ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, यानी उपचयन की अभिक्रिया होती है। उपचयन की अभिक्रिया होने से उस खाद्य पदार्थ में विकृतता आ जाती है, यानी कि उसमें उसके गंध में और स्वाद में एक परिवर्तन आ जाता है जो खराब लगता है, ठीक है ना। वो गंध में खराब और स्वाद में भी खराब हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं विकृत गंधिका। आजकल जो चिप्स के पैकेट आते हैं, ठीक है, अब विकृत गंधिका को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि ये उपचयन के कारण होता है। उपचयन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन का एडिशन, ठीक है ना, और दूसरा कोई नाइट्रोजन जैसा गैस जो हल्की गैस है उसको अगर लगा दिया जाए, उसके साथ रख दिया जाए तो वो सुरक्षित हो सकता है। इसीलिए चिप्स के पैकेट में
ऑक्सीजन को कम कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है और नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं विकृत गंधिता, ठीक है। ये वसायुक्त और तेलीय पदार्थों में जो ऑक्सीडेशन प्रक्रिया यानी कि उपचयन की अभिक्रिया के तहत उस खाद्य पदार्थ में गंध और स्वाद में जो परिवर्तन आता है उसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। उसके उपचार के लिए, उसको ठीक करने के लिए हम ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को कम करने के लिए हम ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। जैसे चिप्स के पैकेट में, चिप्स के अंदर हम नाइट्रोजन भर दिया जाता है ताकि वो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया कम हो और ज़्यादा दिनों तक वो लास्टिंग कर सके, ठीक है। तो ये विकृत गंधिता को हम लिख देते हैं, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। संचारण, संचारण की परिभाषा को इस प्रकार हम लोग परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है ना। इसे लिख सकते हैं, जब धातुओं का अम्ल, आर्द्रता या खुली वायु में संपर्क होता है, यानी कि संपर्क के कारण इसके परत क्षय हो जाते हैं, ठीक है ना, क्षय होना आरंभ हो जाता है। तो इस अभिक्रिया को धातु का संचारण कहते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, ठीक है, तांबे के बर्तन पर हरा परत चढ़ना, ठीक है ना। उसके बाद है और चांदी का काला हो जाना, ठीक है ना। ये सभी जो है ये सभी संचारण के कारण होता है। तो संचारण को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता को भी हम इसी प्रकार से लिखेंगे। अब हम विकृत गंधिता की परिभाषा को हम लोग लिखेंगे, ठीक है। यह लिखा हुआ है, जैसे इससे पहले भी बताया गया कि विकृत गंधिता क्या है। इसको हम नोट्स के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे वसायुक्त या तेलीय पदार्थ, जैसे खाद्य सामग्रियों को, है ना, वसायुक्त या तेलीय पदार्थ, ठीक है, जैसे खाद्य सामग्रियों को लंबे समय तक रखने पर उपचयन यानी ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया के कारण इसके स्वाद तथा गंध में विकृतता यानी कि खराब गंध आ जाती है। इससे ही विकृत गंधिता कहा जाता है। इससे बचने के लिए उपचयन की अभिक्रिया से खाद्य पदार्थों को बचाना पड़ता है। यानी उपचयन की अभिक्रिया का मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया से बचाना पड़ता है। इसके लिए ऑक्सीजन से खाद्य पदार्थों का संपर्क हटाया जाता है या कम किया जाता है। जैसे चिप्स के पैकेट को N2 नाइट्रोजन गैस से भरा जाता है और यह लंबे समय तक खराब नहीं होता है। इसी प्रकार हम लोग विकृत गंधिता को इस प्रकार से नोट्स बना सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इस नोट्स को तैयार कर सकते हैं, संचारण और विकृत गंधिता, ठीक है। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, है ना। और ये सभी वर्ग 10 क्लास के जितने भी है, NCERT होते हैं, जैसे RT जो भी पढ़ते हैं, आप सभी को ये काम देगा, ठीक है ना। तो बच्चों बढ़िया से देखिए वीडियो, और शिक्षकों से भी अनुरोध है कि इसको विद्यालय में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और बच्चों नोट्स बनाइए, नोट्स बनाकर आप अपने नोटबुक में इसे तैयार कीजिए, ठीक है। जो आने वाले JEC परीक्षा में, JEC बोर्ड की परीक्षा में आपको काफ़ी समय सहयोग करेगा, ठीक है। इसी के साथ जुड़िए एजुकेशन विद MP सर के साथ।